हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम लोग देखेंगे मंदी। बराबर इस बात की चर्चा है कि भारत में भी मंदी आने की संभावना है। बीजेपी का ही सुब्रमण्यम स्वामी इस ओर इशारा भी करते हैं। साथ ही भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का भी कहना है कि देश में मंदी आने की संभावना बनी हुई और भारत से ज़्यादा मंदी चीन में आने की संभावना है। चीन का मंदी पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। सर्वप्रथम विश्व स्तर पर मंदी 1929 में आई। विश्व स्तर पर मंदी जो है 1929 अमेरिका से आई। फिर 2008 ईस्वी से मंदी अमेरिका से ही आई और अभी वर्तमान समय में एक बार पुनः चीन से मंदी आने की संभावना निरंतर व्यक्त की जा रही है। आखिरकार वर्तमान मंदी का क्या कारण हो सकता है जो संभावना व्यक्त की जा रही है? तो अर्थशास्त्रियों के समूह का मानना है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक बार पुनः मंदी अपनी चपेट में मंदी ले सकती है। इसका 5 कारण हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण, कोरोना महामारी भी ठीक है निपट गया, लेकिन उसका जो परिणाम है अभी आना बाकी है। बढ़ती हुई महंगाई, विश्व स्तर पर महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दर में जो वृद्धि किया गया, जिसे महंगा कर्ज, रूस यूक्रेन के कारण युद्ध है, साथ ही उसमें इजराइल और हमास का युद्ध भी शामिल, ईरान का भी शामिल है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयात निर्यात का चेन प्रभावित हो रहा है और महंगा कच्चा तेल। ये 5 ऐसे कारण हैं जो वर्तमान समय में मंदी के लिए, वर्तमान से मंदी को लाने के लिए उत्तरदायी होगा। पहले देखिए कि मंदी है क्या, लेकिन इसके पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। मंदी से तात्पर्य है तथा यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार 3 तिमाही तक किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार 3 तिमाही तक जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि हो, जीडीपी में ऋणात्मक घटते हुए क्रम में ऋणात्मक वृद्धि हो, अर्थात हमारा वृद्धि जो है वो घट जाए। जैसे मान लीजिए पहला तिमाही में, अर्थात हम यदि कहें मार्च अप्रैल, ये अप्रैल मई जून में 7.5%, जुलाई अगस्त सितंबर में घटकर 7%, अक्टूबर नवंबर में घट करके और 6.5% रह जाए, तो वृद्धि जो है ऋणात्मक दर में हो, इसे मंदी कहते हैं। आर्थिक भाषा में वर्तमान समय में मंदी का सबसे उपयुक्त, सबसे उचित परिभाषा यह है, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 या 3 तिमाही में जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि हो तो उसे कहते हैं मंदी। उसे इकोनॉमिकल भाषा में मंदी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मंदी क्या है, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था, यदि किसी भी बाजार में, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता हो, उत्पादन की अधिकता एवं जनता की क्रय शक्ति में कमी हो, जनता की क्रय शक्ति में कमी हो, खरीदने की क्षमता में कमी हो, उसकी आवश्यकता है लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है, अर्थात महंगाई। यहाँ पर भी शब्द है बढ़ता हुआ महंगाई। तो अत्यधिक महंगाई भी मंदी को जन्म देती है। जनता की क्रय शक्ति का कम होना, महंगाई है, उत्पादन चल रहा है लेकिन मांग कम है, तो क्या होता है, यदि 100 बाइक रोज बिक रहा था तो 100 बाइक के लायक उत्पादन क्षमता थी, 100 बाइक रोज उत्पादन हो रहा है, लेकिन जनता क्रय शक्ति, बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जनता नहीं खरीद पा रही है। अब यदि 80 बाइक ही बिक रहा है तो हर दिन 20 बाइक एक्स्ट्रा उत्पादन हो रही है। एक्स्ट्रा उत्पादन जब होगा, एक समय फिर उस एक्स्ट्रा उत्पादन के रख रखाव से लेकर, मेंटेनेंस से लेकर उसका अन्य खर्च भी बढ़ेगा, तो कीमत में और वृद्धि होगी, जनता और नहीं खरीद पाएगी। तो मंदी का ये सामान्य परिभाषा है। अब देखिए फोर्ब्स एडवाइजर का 1970 में जो मंदी
आया था अमेरिका में, उस पर उसने टिप्पणी किया था कि मंदी का मूल कारण है कि पहले मंदी के पहले महंगाई वृद्धि होता था, मुद्रास्फीति आती, मुद्रास्फीति के कारण कीमत बढ़ता है। कीमत को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बैंक अपनी ब्याज दर को बढ़ा देती है। ब्याज दर जब बढ़ता है तो वस्तु और महंगा होती है। परिणाम होता है कि लोग खरीद नहीं पाते। अर्थात यदि लंबे समय तक मुद्रास्फीति है, किसी भी देश में इन्फ्लेशन है, मैंने इसके पूर्व वीडियो में आपको इन्फ्लेशन के बारे में पूरे विस्तार से बतलाया था। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक इन्फ्लेशन का दौर रहा है तो वहां मंदी आएगी ही आएगी। ऐसे भी कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों इंक्लूड है। कभी वहां मंदी आएगी तो कभी वहां मुद्रास्फीति होगी, कभी तेजी तो कभी मंदी। मंदी वास्तव में हुए क्या? मंद पड़ जाना लंबे समय तक। आप किसी दुकान में बैठे हुए, दुकानदार कहता है, किसी दुकान में बैठे हुए हैं, दुकानदार कहता है बड़ा मंदा मंदी, मतलब उसके पास दुकान में सामान भरा हुआ है लेकिन ग्राहक नहीं है, मांग नहीं। मांग क्यों प्रभावित होता है? और एक देश की मंदी दूसरे देश को कैसे प्रभावित करता है? मांग का प्रभावित होना क्यों है? क्योंकि आपकी क्रय शक्ति घट जाती है। दुकान में सामान तो है लेकिन इतना महंगा है कि लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो आपकी क्रय शक्ति प्रभावित है। तो क्रय शक्ति क्यों प्रभावित होती है? क्रय शक्ति क्यों घट जाती है? क्रय शक्ति घटने का कारण क्या है? कि जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु की महंगाई बढ़ती है, उस अनुपात में हमारी आपकी आय में वृद्धि नहीं होती। तो आय जो है महंगाई की तुलना में पिछड़ जाती है। जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होती है उस अनुपात में हमारी आय में वृद्धि नहीं होती है। तो कीमत की तुलना में आय का पिछड़ जाना हमारी क्रय शक्ति को प्रभावित करती है, और क्रय शक्ति जब प्रभावित होती है तो उत्पादन, क्योंकि उत्पादन तो जो चल रहा था वही उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन सरप्लस हो जाता है, उसको रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस पर और खर्चा बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ता है। और कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए देश का केंद्रीय बैंक या विश्व स्तर के जो बैंक हैं वो ब्याज दर को बढ़ाते हैं, कर की प्रणाली को और सशक्त करते हैं कि लोगों के पास पैसा कम रहेगा, मांग कम होगी, मांग कम हुई कीमत कम होगा, मांग कम होता है कि मांग कम होता है मतलब उत्पादन को कम करना पड़ता है, उत्पादन को कम करते हैं, रोजगार में कमी आती है, और इस प्रकार से एक सर्किल बन जाता है। उस सर्किल को तोड़ना होगा। तो मंदी क्या है? तो मंदी क्या है? तो लगातार 3 तिमाही तक जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि होना, जनता की क्रय शक्ति का कम जाना, मजदूरी की तुलना में कीमत का पिछड़ जाना मंदी है। मंदी है मतलब मांग नहीं। मंदी से तात्पर्य क्या हुआ कि मांग में कमी है। सबसे पहले शुरुआत यही से हुई। जब मांग में कमी होगा तो मांग की कमी जब हुआ तो परिणाम क्या हुआ? देखिए इसको एक सर्किल क्रम में आप ले चले। मंदी है तो सबसे पहला क्या करना क्या है? मांग में कमी है। मांग में जब कमी होगी तो वो क्या करेगा? उत्पादन को कम करेगा। उत्पादन को कम करेगा तो क्या होगा? उत्पादन को कम करेगा तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी आएगी तो क्या परिणाम आएगा? आय में कमी आएगी, आय में कमी होगी, मांग घटेगी। तो इसको और दूसरा रूप में आएगी मंदी। मंदी मतलब ऊंची, पहले मंदी के पहले क्या होती है कि जब दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो यहाँ पर देखिए फोर्ब्स एडवाइजर कहता है कि महंगाई जैसे बढ़ा उसका कारण था कि ब्याज दर में वृद्धि की गई। तो महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
जब केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दर में वृद्धि कर देता है। केंद्रीय बैंक क्या किया, अपनी ब्याज दर में वृद्धि की। ब्याज दर में वृद्धि किया तो कीमत में वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि हुई, सामान महंगा हुआ तो उसके लाभ में कमी आ जाती है। लाभ में जब कमी आएगी तो निवेश कम करेगा, निवेश कम करेगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो लोगों की आय कम होगी, आय कम होगा तो मांग कम होगी। फिर ये सर्किल क्रम, इसको आप अपने से अपनी बौद्धिकता के आधार पर इसको तैयार करेंगे। तो मुद्रास्फीति के पहले महंगाई होती है और महंगाई को जब रोकने के लिए आप जिस विधा को प्रयोग करते हैं वो मंदी को जन्म देती है। तो मुद्रास्फीति और मंदी एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसी के बीच की अवस्था जो होती है उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, गतिहीन मुद्रास्फीति। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग भी कम हो और फिर भी कीमत ऊंचा हो तो ये स्टैगफ्लेशन की अवस्था कहलाता है। तो स्टैगफ्लेशन मंदी और मुद्रास्फीति के बीच में जो संक्रमण काल होता है वो स्टैगफ्लेशन, निष्पंदनकारी मुद्रास्फीति, गतिहीन मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति की अवस्था उत्पन्न होती है। यदि सरकार उस अवस्था में पूरी प्रभावी तरीके से उसे नियंत्रित नहीं करती है तो मंदी पूरे अपने फॉर्म में आता है। तो मंदी को पहले मुद्रास्फीति और अक्सर हाँ होता है कि मुद्रा, जैसे अभी भारत में देखिए केंद्रीय बैंक लगातार जो है अगर महंगाई रही तो अपनी ब्याज दर अर्थात बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में लगातार वृद्धि करती गई। तो कोई भी केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दर को बढ़ाता है। ब्याज दर जब बढ़ाता है तो वस्तु की लागत मूल्य में वृद्धि होती है, लागत मूल्य में वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ेगा, परिणाम होगा कि मांग और घटेगी। तो कंपनी जो है कीमत को कम करने के लिए अपनी लाभांश में कमी लाता है, लाभांश में कमी लाता है तो बचत कम जाता है, बचत कमता है तो निवेश कम जाता है, निवेश कमता है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ भी एक सर्किल बन जाती है। तो इस मंदी को रोकने के लिए उपाय क्या करना है? मंदी को रोकना है उपाय तो बड़ा सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें मांग में वृद्धि करना होगा। तो मांग में वृद्धि करेंगे तो मांग में वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा? बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। अब पब्लिक सेक्टर में निवेश करेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी को जब सामान बिक नहीं रहा है, बाइक कार उसका पहले से रखा हुआ है, वो तो निवेश करेगा। तो पब्लिक सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर निवेश होगा तो निवेश होगा तो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगा। इस प्रकार से एक चेन से इसको जोड़ना होगा। विश्व स्तर पर पहली बार मंदी 1929 अमेरिका से आई और पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब अमेरिका का मंदी से भारत कैसे प्रभावित हो जाएगा, या चीन में आने वाला मंदी है उससे भारत कैसे प्रभावित होगा, इसको आप इस रूप में समझिए। हमारा राज्य बिहार लीची का बहुत बड़ा उत्पादक। मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी, पहले अपने देश में ही मान के चलिए, हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जो है झारखंड, पड़ोसी स्टेट उत्तर प्रदेश या पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश में बिहार की लीची की मांग बढ़ी। जैसे जैसे बिहार की लीची की मांग पड़ोसी बांग्लादेश, पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ेगा, पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लीची का उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे जैसे राज्य और देश में लीची की मांग बढ़ते जाएगा, बिहार का उत्पादन बढ़ता जाएगा, बिहार का जीडीपी बढ़ता जाएगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार के लोगों की आय बढ़ेगी तो और अधिक पैमाने पर निवेश होगा। अब उल्टा सोचिए, अब पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश या राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश स्वयं लीची का उत्पादन शुरू कर दे। तो जैसे जैसे वहाँ लीची का उत्पादन शुरू होगा, बिहार की लीची की मांग घटेगी तो बिहार में उत्पादन क्या होगा? सरप्लस होगा, क्योंकि मांग के हिसाब से उत्पादन किया जा रहा।
मांग घटेगी, उत्पादन घटाना पड़ेगा, उत्पादन घटेंगे, रोजगार घटेगा, रोजगार घटेगा, आय घटेगा, आय घटेगा, मांग घटेगी। तो जैसे जैसे नेपाल में तेजी आएगी, बांग्लादेश में तेजी आएगी, बिहार में मंदी आना शुरू होगी। हाल स्थिति हुआ अमेरिका का, जापान का, फ्रांस का, इटली का। वो विकसित देश थे, नई नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त किए, वो टेक्नोलॉजी भारत जैसे देशों में आया। भारत, ब्राजील, चीन में जैसे जैसे मांग बढ़ता गया, जापान, अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत होते गया। लेकिन अब वो बाइक, होंडा की जगह हीरो आ गया, बजाज की जगह ये टीवीएस की जगह, क्या कहते हैं, सुजुकी की जगह टीवीएस आ गया, कावासाकी की जगह बजाज आ गया, मारुति की जगह महिंद्रा ने ले लिया। तो जैसे जैसे भारत में तेजी आई, जापान और अमेरिका, अन्य देशों में मंदी आना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ का मांग घट गया। तो एक दूसरे से, क्योंकि आज हमारा पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने पहले वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। तो इसलिए आज का जो मंदी होता है, और हमारा जैसे देश में पहली बार 1958 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1973 में, 1980 में मंदी आया। तो हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं थी, तो हमारा मंदी से विश्व कम प्रभावित हुआ। लेकिन अमेरिका के मंदी से, चीन के मंदी से, जापान के मंदी से पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। 1958 में पहली बार हमारे देश में मंदी आई। इसका मंदी का कारण था कि विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात नहीं आयात पर निर्भर है, तो वहाँ आयातित वस्तु महंगा हो गया, जिसके कारण हमारे देश में जब वस्तु आई तो उसकी क्रय शक्ति हमारे पास नहीं रही। 1966 में देश में भयंकर अकाल पड़ गया। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किसानों की आय घट गई थी, क्रय शक्ति घट गई, वस्तु की मांग नहीं कर सके। 1973-1980 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम संकट उत्पन्न हो गया और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल पर निर्भर करती। हमारे देश में आवश्यकता से 18 से 20% की पेट्रोल हम अपने देश में प्रोडक्शन करते हैं, शेष विदेश से मंगाते हैं। तो विदेशों से आयातित पेट्रोल की कीमत महंगा हो गया, हमारी क्रय शक्ति घट गई। तो भारत में केवल 1958, 1966, 73, 80, इसके अलावा जब 1929 का मंदी आया तब भी कुछ भारत प्रभावित हुआ, 2008 का मंदी भी आया था तभी भारत कुछ हद तक प्रभावित हुआ। लेकिन क्योंकि भारत कम प्रभावित इसलिए हुआ कि भारत में उत्पादन की अधिकता हो नहीं ज्यादा पाती, क्योंकि हमारे पास अभी उत्पादन अपनी आवश्यकता से कम है, इसलिए यहाँ पर उतना प्रभावित नहीं कर पाता है मंदी, जितना कि अन्य देशों को प्रभावित करता है। कोरोना संकट से विश्व के कई देश बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम भी प्रभावित हुए रहे, कम प्रभावित हुए। कोरोना महामारी का अभी परिणाम आना शेष है। इस प्रकार से अभी भी चीन में बड़े कई क्षेत्रों में लॉकडाउन अभी भी बन जाती है स्थिति, तो पूरा का पूरा जो है वह व्यापार का चेन ही चरमरा गया। कोरोना संकट ने एक दूसरे अपने हर देश को राष्ट्रवाद या विश्व से कटने का भावना को प्रेरित कर दिया है, तो अपनी अपनी देश के विकास की बात सोचने लगे। और उसके कोरोना काल में उत्पादन कम हुआ, मांग बनी रही, तो बढ़ता हुआ महंगाई। विश्व स्तर पर जब महंगाई होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है, तो कर्ज महंगा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरा चीन जो है आयात निर्यात सप्लाई चेन प्रभावित, और महंगा कच्चा तेल ईरान इराक भी इस प्रकार से लगातार संघर्ष है, तो पेट्रोलियम उत्पादन महंगा है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो फिर मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, तुम्हारी क्रय शक्ति घटेगी। इस प्रकार से मंदी को रोकने का उपाय क्या है? तो मंदी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में यदि घाटा हो तो घाटा सहकर भी उत्पादन किया जाना चाहिए। और 1929 में जब अमेरिका मंदी आया तो पुराने जो अर्थशास्त्री थे, 1929 के पहले के अर्थशास्त्री को क्लासिकल अर्थशास्त्री और बाद के अर्थशास्त्री को मॉडर्न अर्थशास्त्री के नाम से, इकोनॉमिक्स के नाम जानते हैं। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री ने मंदी को देखा नहीं था, क्योंकि वास्तव में विश्व में पहले तो लगभग लोग उतना ही उत्पादन करते थे जितना उसकी आवश्यकता थी। सरप्लस उत्पादन शुरू होता है औद्योगिक क्रांति के बाद, तो शुरू के वर्षों में तो अपनी अपनी देश की मांग को ही पूरा करने में समय गुजर गया। लेकिन 1914 के बाद विश्व युद्ध में जिस प्रकार से एक सप्लाई चेन पूरे विश्व में आया और अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा निर्माता निर्यातक बना, विश्व युद्ध समाप्त हुआ,
और मांग में कमी आई, और मांग में कमी आई, उत्पादन उतना ही था, उत्पादन घटाना पर रोजगार में कमी आई, लोगों की आय में कमी आई, और फिर पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके चलते स्वर्णमान सिद्धांत को त्यागना पड़ा। पहले हर देश उतना ही मुद्रा छापता था जितना उसके पास सोना का भंडार होता था। अब मंदी को दूर करने के लिए तमाम अर्थशास्त्री का सिद्धांत फेल कर गया। तब एकदम नया अर्थशास्त्री इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अभी नया नया पढ़ कर निकला विद्यार्थी प्रोफेसर किन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया कि मंदी का कारण है लोगों की क्रय शक्ति कम होना, और क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार देना होगा, बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, निवेश करेंगे रोजगार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उसने रोजगार का सिद्धांत, उनके सिद्धांत को अमेरिका में लागू किया गया। रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, जिसे न्यू डील पॉलिसी के नाम से जाना गया, और न्यू डील पॉलिसी से अमेरिका की मंदी दूर हुई। 2008 में देखिए मंदी आया, भारत कम प्रभावित हुआ क्योंकि 2006 से ही भारत में शुरू हो गई थी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो लोगों को रोजगार मिला हुआ था, रोजगार मिला तो आय बढ़ी, आय बढ़ी, लोग मांग करते गए। तो बड़े पैमाने पर मंदी को रोकने में उस वक्त का मनरेगा जो है कारगर हथियार साबित हुआ। हाँ, बाद के दिनों में वह नुकसानदायक हो गया, क्योंकि उसे रोजगार जब गारंटी मिल गई तो परिणाम ये हुआ कि वो अंत उन्हीं कृषि और अन्य क्षेत्र में ही रह गए, औद्योगिक उत्पादन उससे प्रभावित होने लगा, भ्रष्टाचार की मात्रा भी बड़े पैमाने पर बढ़ी, तो कई अन्य उत्तरदायी है। तो मंदी जो है अब फिर से कोरोना संकट के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई, उत्पादन में बड़े पैमाने पर गिरावट हुई, सप्लाई चेन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, जिसका परिणाम हमें भयंकर मंदी के रूप में सामने दिख सकता है। लेकिन भारत यकीनन तौर पर फिर कम प्रभावित होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर नहीं बल्कि अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में आयात ज़्यादा है। तो ये हुआ मंदी और मंदी को रोकने। साथ ही जब निवेश वृद्धि करना है तो सरकार का काम हुआ, और आरबीआई केंद्रीय बैंक, क्योंकि मंदी है क्रय शक्ति बढ़ाना है, तो महंगाई है मुद्रास्फीति है, तो ब्याज दर बढ़ाया, तो यहाँ ब्याज दर को घटाना होगा। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा मंदी को दूर करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर में कमी लाते हुए मंदी को कंट्रोल करना है, और सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करके, सार्वजनिक उत्पादन में वृद्धि करके, लोगों को रोजगार दे करके मंदी को कंट्रोल करना होता है। ये है मंदी। तो मंदी कब आया, भारत में कब आया, अभी वर्तमान में मंदी आने का क्या कारण हो सकता है? यदि मुद्रास्फीति है, उसका अंतिम परिणाम जो है बढ़ती कीमत जो है, अंतिम परिणाम मंदी के रूप में ही सामने आएगा, क्योंकि बढ़ती कीमत लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित करेगा। मैथ में पढ़ते हैं ना कि यदि 20 चीनी कीमत में इतना वृद्धि हुआ तो खपत में इतना कमी करना पड़ेगा। खपत में कमी करेंगे अर्थात आपकी क्रय शक्ति घट गई, खपत में कमी करेंगे तो उत्पादन तो उतना ही है, उत्पादन सरप्लस हो जाएगा। इस प्रकार से मंदी, और विश्व की मंदी कैसे प्रभावित करती है आपको लीची के उत्पादन के माध्यम से मैं समझाया। उम्मीद करते हैं कि आज की पढ़ाई आपको बड़ा ही रोचक तरीके से लगा होगा, बड़े ही सरलता के साथ इसे आप समझे होंगे, और मंदी से जुड़ा हुआ किसी प्रश्न को आपको हल करने में कठिनाई कभी नहीं होगी। और यदि ऐसा है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। धन्यवाद।